सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं, विषय राजनीति विज्ञान, अध्याय 11, एक दल के प्रभुत्व का दौर पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम विशेष रूप से हमारे अध्यापन बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना। दूसरा, आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा। तीसरा, विपक्षी दलों और उनकी नीतियों का उद्भव। भारत के लिए लोकतंत्र का अपनाया जाना भारत के राष्ट्रीय आंदोलन व जनता की आकांक्षाओं का स्वाभाविक परिणाम था। भारत के संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्यांश हम भारत के लोग यह संदेश देता है कि भारत में शासन की अंतिम शक्ति जनता में निहित है तथा भारत का संविधान भारतीयों द्वारा अपने लिए बनाया गया है। संविधान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थान दिया गया है। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासक वर्ग न केवल जनता द्वारा निर्वाचित होता है वरन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए जाने के दो कारण थे। पहला, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान से ही यह प्रणाली व्यवहार में थी तथा भारतीयों को व्यवहारिक ज्ञान व अनुभव था। दूसरा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की तुलना में संसदात्मक शासन प्रणाली अधिक लोकतांत्रिक होती है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत व 26 जनवरी 1950 से अमल में लाया गया। उस समय देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी। देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए, इसके लिए चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 में हुआ। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। भारत के विशाल क्षेत्रफल व जनसंख्या को देखते हुए स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए एक कठिन कार्य था। जो मुख्य परेशानी थी वह इस प्रकार थी। पहला, चुनाव कराने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन। दूसरा, मतदाता सूची बनाना। तीसरा, मतदान के तरीके तय करना आदि। उक्त कार्य चुनाव आयोग द्वारा बड़ी ही सूझबूझ से संपन्न किया गया। बच्चों, अब हम चुनाव आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। चुनाव व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण है। चुनाव कितने निष्पक्ष होते हैं और चुनाव व्यवस्था का संचालन करने वाले अभिकरण कितना निष्पक्ष और ईमानदारी से कार्य कर आम जनता का विश्वास प्राप्त करने में सफल होते हैं। इसलिए भारतीय संविधान में एक ऐसे आयोग की स्थापना की गई है जिसका प्रमुख कार्य संपूर्ण देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के सदस्यों तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों का निर्वाचन संपन्न कराना है। इस संवैधानिक आयोग को चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के नाम से जाना जाता है। भारत में चुनाव आयोग की संरचना और संगठन। चुनाव आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 342(2) में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस हेतु बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। बच्चों, अब हम चुनाव आयुक्त के कार्यकाल पढ़ेंगे। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तय की गई है। चुनाव आयोग के वेतन और भत्ते। अक्टूबर 1993 से मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के बराबर वेतन तथा भत्ते प्राप्त होते हैं। इन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद उनके वेतन, कार्यकाल तथा अन्य सेवा शर्तों में उनके हितों के विरुद्ध कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनके वेतन आदि से संबंधित व्यय बजट पर भारित होता है। चुनाव आयोग की पदच्युति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। अक्टूबर सन 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करके चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया। अक्टूबर 1993 से चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया है। इन सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में यह 3 सदस्यीय आयोग बहुमत से निर्णय लेगा तथा बहुमत का निर्णय ही मान्य होगा। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे राज्यों में निर्वाचन की व्यवस्था। पहला, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। निर्वाचन आयोग राज्य सरकार की सलाह से राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है। इनके कार्यों में मतदाता सूचियों को तैयार कराना, पुनरीक्षण करना, प्रकाशित करवाना, मतदाताओं को फोटो सहित पहचान पत्र जारी कराना सम्मिलित है।
दूसरा, जिला निर्वाचन अधिकारी। प्रत्येक जिले में एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीन रहते हुए अपने अधीनस्थ जिले में निर्वाचन की सभी प्रकार की व्यवस्था तथा देखभाल करता है। तीसरा, पीठासीन अधिकारी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। पीठासीन अधिकारी की सहायता के लिए 2 या 2 से अधिक संख्या में मतदान अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। ये सभी अधिकारी मतदान से संबंधित सभी सामग्री लेकर मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं और मतदान के दिन निश्चित समय में मतदान कराकर सीलबंद मतपेटी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा शेष पर्ची सामग्री आदि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताए गए नियत स्थान पर पहुंचा देते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियां। तो निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियां इस प्रकार हैं। पहला, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। दूसरा, मतदाता सूचियां तैयार करना। तीसरा, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देना। चौथा, मतदाताओं हेतु परिचय पत्र की व्यवस्था करना। पांचवा, राजनीतिक दलों व स्वतंत्र उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह देना। छठवां, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना। सातवां, चुनाव कराना। आठवां, चुनाव प्रचार की सुविधा दिलाना। नौवां, चुनाव की तिथियां व कार्यक्रम निश्चित करना। 10वां, निर्वाचन कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना। 11वां, मतदान केंद्रों की स्थापना करना। 12वां, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना। 13वां, चुनाव व्यय का लेखा जोखा प्राप्त कर व जांच करना। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रथम आम चुनाव, चुनाव आयोग के लिए चुनौती भरा कदम। चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था। फिर मतदाता सूची यानी मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों की सूची बनाना भी आवश्यक था। इन दोनों कामों में बहुत सारा समय लगा। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। इन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 संसद चुनने थे। इन मतदाताओं में महज 15% साक्षर थे। चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। इस वक्त तक लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था। ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अमल हुआ। इस चुनाव को 1952 का चुनाव ही कहा जाता है। औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। कुल मतदाताओं में आधे से अधिक ने मतदान के दिन अपना वोट डाला। चुनाव के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अब यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी और अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। यह बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। बच्चों, अब हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। मतदान के बदलते तरीके। पहले आम चुनाव में फैसला किया गया था कि हर एक मतदान केंद्र में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी रखी जाएगी और मतपेटी पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित होगा। प्रत्येक मतदाता को एक खाली मतपत्र दिया जाएगा जिसे वह अपने पसंद के उम्मीदवार की मतपेटी में डालेगा। इस काम के लिए तकरीबन 20 लाख स्टील के बक्सों का इस्तेमाल किया गया। शुरुआती 2 चुनाव के बाद यह तरीका बदल दिया गया। अब मतपत्र पर हर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित किया जाने लगा। मतदाता को इस मतपत्र पर अपने पसंद के उम्मीदवार पर मुहर लगानी होती थी। यह तरीका अगले 40 वर्षों तक अमल में रहा। अब चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का शुरुआत किया। 2004 तक पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल चालू हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को पहली बार 1982 में केरल के एक विधानसभा उपचुनाव में उपयोग किया गया। आम चुनाव 2004 में प्रथम बार पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग किया गया। एक वोटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के लिए स्थान होता है। वीवीपैट अर्थात वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल एक मतदाता मत प्रणाली का उपयोग करते हुए मतदाताओं को फीडबैक देने का एक तरीका है, जिससे मतदाताओं को यह सत्यापित करने के लिए अनुमति दी जाती है कि उसका वोट सही ढंग से डाला गया है, संभावित चुनाव धोखाधड़ी व खराबी का पता लगा सके। इस वीवीपैट मशीन का प्रयोग
पहली बार भारत में सितंबर 2013 में नागसेन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नागालैंड में किया गया। भारतीय आम चुनाव 2019 में सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट का प्रयोग किया गया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नोटा। नोटा का अर्थ है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। 2015 से नोटा पूरे देश में लागू हुआ। भारत निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इनमें से कोई नहीं अर्थात नोटा नन ऑफ द एबव बटन का विकल्प उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। नोटा के विजयी होने की स्थिति में सभी प्रत्याशी अयोग्य घोषित हो जाएंगे तथा चुनाव आयोग पुनः चुनाव कराएगा। बच्चों अब हम पढ़ेंगे भारत में राजनीतिक दलों का विकास। पहला, ब्रिटिश शासनकाल में राजनीतिक दलों का विकास। भारत में राजनीतिक दलों का विकास ब्रिटिश शासनकाल में शुरू हुआ था। प्रथम राजनीतिक दल अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। सांप्रदायिक दलों में मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी में, हिंदू महासभा 1916 में, 1838 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। क्षेत्रीय दलों में यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में, स्वराज दल महाराष्ट्र में। स्वतंत्र भारत में राजनीतिक दलों का विकास। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद 1947 ईस्वी के समय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व साम्यवादी दल ही राष्ट्रीय स्तर के दल थे। 1969 ईस्वी में कांग्रेस में फूट के कारण इंदिरा कांग्रेस तथा संगठन कांग्रेस की स्थापना हुई। 1989 ईस्वी में जनता पार्टी, लोकदल और जन मोर्चा ने मिलकर जनता दल का गठन किया। 1990 ईस्वी में पुनः जनता दल दो भागों में जनता पार्टी और जनता यश में बंट गई। इस प्रकार आज तक भारत में राजनीतिक दलों के विघटन व ध्रुवीकरण का दौर चालू है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। पहला आम चुनाव 1952। प्रथम आम चुनाव 1952 में संपन्न हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था और इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। यही मात्र एक पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। फिर इस पार्टी में खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की और पूरे देश का दौरा किया। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम जीत से बहुतों को आश्चर्य हुआ। इस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कुल 489 सीटों में 364 सीटें जीती। वह किसी भी प्रतिद्वंदी से चुनावी दौड़ में बहुत आगे निकल गई। जहां तक सीटों पर जीत हासिल करने का सवाल है, पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही। बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रथम आम चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। पहला, मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 17 करोड़ 32 लाख। दूसरा, लोकसभा के लिए स्थानों की संख्या 489। तीसरा, लोकसभा के लिए उम्मीदवारों की संख्या 1874। चौथा, समस्त राज्य विधानसभाओं के लिए कुल स्थानों की संख्या 3283। पाँचवा, समस्त राज्य विधानसभाओं के लिए कुल उम्मीदवारों की संख्या 15000। छठवां, सरकार द्वारा चुनाव पर व्यय लगभग 10 करोड़ रुपए। सातवां, लोकसभा के लिए मतदान 8 करोड़ 60 लाख। आठवां, मतदान प्रतिशत 45.67। नौवां, अवैध मत लगभग 16,35,000। सफलता, केंद्र में कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई। बच्चों अब हम पढ़ेंगे द्वितीय आम चुनाव 1957। द्वितीय आम चुनाव में महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार थे। पहला, लोकसभा में कुल स्थान 494। दूसरा, लोकसभा के लिए कुल उम्मीदवार 1519। तीसरा, कुल मतदाता लगभग 19 करोड़ 36 लाख 52,000। चौथा, लोकसभा के लिए मतदान लगभग 10 करोड़ 34 लाख 61,000। पाँचवा, मतदान प्रतिशत 47.84। सफलता, केंद्र में कांग्रेस पुनः सत्तारूढ़ हुई। द्वितीय आम निर्वाचन में कांग्रेस ने 49.77% वोट प्राप्त कर 494 स्थानों में से 371 स्थान प्राप्त किए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों तृतीय आम चुनाव 1962। तृतीय आम चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र 1 सदस्यीय हो गए। तृतीय आम चुनाव में निर्वाचन कार्य को सफल बनाने के लिए पहली बार मतदान मतपत्र का उपयोग किया गया, जिस पर
सभी प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिन्ह थे तथा मतदाता अपने मनपसंद नाम के आगे मुहर लगाकर मतपत्र मतपेटी में डाल देता था। मतदान केंद्र में एक ही मतदान पेटी रखी गई थी। चुनाव में कांग्रेस लोकसभा के 494 स्थानों में से 361 स्थान प्राप्त कर सत्तारूढ़ हुई। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस के वर्चस्व की प्रकृति। भारतीय राजनीति में सन 1952 से 1967 तक एक दल के प्रभुत्व का दौर रहा और देश के पहले 3 आम चुनाव में लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा में कांग्रेस को लोकसभा में 3/4 के लगभग स्थान प्राप्त हुए और राज्यों में भी वही दल विजयी रही। इसके परिणाम स्वरूप केंद्र तथा लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस के प्रभुत्व का कारण। कांग्रेस के प्रभुत्व के कई कारक उत्तरदायी थे, जिनमें पहला चुनाव प्रणाली। भारतीय कांग्रेस पार्टी के दबदबे के पीछे यहाँ की चुनाव प्रणाली की मुख्य भूमिका है। हमारे यहाँ सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत की प्रणाली लागू है। इसका अर्थ हुआ सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की विजय। मत विभाजन के कारण कांग्रेस के प्रत्याशियों की हमेशा जीत हुई है। यदि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव होता तो पार्टियों को प्रतिशत मतों के आधार पर प्रतिनिधित्व मत मिलता और कांग्रेस का प्रभुत्व नहीं होता। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रशंसनीय भूमिका। कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था और लोगों को स्वतंत्रता दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद और विजयलक्ष्मी पंडित जैसे देश के बड़े बड़े नेता लोकप्रिय नेता थे जो कांग्रेस में सम्मिलित थे। तीसरा, कांग्रेस का देशव्यापी संगठन। राष्ट्रीय आंदोलन के समय ही कांग्रेस का देशव्यापी ढांचा तैयार हो चुका था। उसके संगठन की इकाइयाँ प्रदेश, जिला, ग्रामीण स्तर तक देश के सभी भागों में विद्यमान थी। इसके विपरीत विपक्षी दलों का संगठनात्मक ढांचा अत्यंत सीमित था तथा देश के एकाध क्षेत्रों तक ही सीमित था। चौथा, कांग्रेस का व्यापक और सामाजिक समर्थन। कांग्रेस एक पार्टी के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लेकर चलने वाला गठबंधन था। उच्च वर्गों के साथ साथ निम्न वर्गों, मुसलमानों, किसानों, जमींदारों सभी का समर्थन इसे प्राप्त था। इस व्यापक सामाजिक समर्थन की जड़ें तो राष्ट्रीय आंदोलन में ही निहित थी, लेकिन इसका पूरा फायदा कांग्रेस को चुनाव के दौरान प्राप्त हुआ। पांचवा, विपक्षी दलों का सहस्वावस्था। दूसरी तरफ विपक्षी दलों को लोकतांत्रिक राजनीति का न तो अनुभव प्राप्त हुआ और न ही उनकी संगठनात्मक क्षमता देशव्यापी थी। इस दृष्टि से कांग्रेस के वर्चस्व काल में भी विपक्षी दलों ने भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में। पहला, जनव्यापी राजनीतिक दल। कांग्रेस की स्थापना एक दबाव समूह के रूप में दिसंबर सन 1885 में मुंबई में हुई थी। उस समय इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता की समस्याओं को ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करके उसका समाधान करना। लेकिन 20वीं शताब्दी में जब गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया तो कांग्रेस पार्टी का स्वरूप भी बदल गया। सन 1920 के असहयोग आंदोलन तथा सन 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी उच्च शिक्षित वर्गों की पार्टी के स्थान पर आम आदमी की पार्टी बन गई। विभिन्न वर्गों जैसे किसान, मजदूर, ग्रामीण, युवा, महिलाएं आदि की भागीदारी इसमें बढ़ने लगी। इस प्रकार कांग्रेस के सामाजिक आधार में व्यापकता आई। भारत की जाति व्यवस्था के आलोक में भी कांग्रेस को उच्च जातियों, मध्यम जातियों व निम्न जातियां सभी का समर्थन प्राप्त हुआ। अतः आज़ादी के समय कांग्रेस पार्टी का स्वरूप एक सामाजिक गठबंधन की तरह रहा, जिसमें भारत के सभी वर्गों हितों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। दूसरा, कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन के रूप में पार्टी में परस्पर विरोधी हितों के अनेक समूहों को एक साथ जोड़ा गया और किसान, उद्योगपति, शहरी, ग्रामीण, श्रमिक, स्वामी, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, उच्च वर्गीय सभी वर्गों के लिए एक साथ जोड़कर इन्होंने एक साथ रखने का प्रयास किया और कांग्रेस ने एक ऐसे सामाजिक गठबंधन का रूप धारण कर लिया जो कि समस्त भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व करता था। तीसरा, कांग्रेस एक विचारात्मक गठबंधन के रूप में। कांग्रेस पार्टी में
गरमपंथी, नरमपंथी, क्रांतिवादी, शांतिवादी, उदारवादी, रूढ़िवादी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और मध्यम मार्गी आदि सभी वर्गों के नेता शामिल थे। पार्टी किसी विशेष पद्धति, कार्यक्रम या नीति को लेकर विद्यमान मतभेदों को चाहे सुलझा न पाए, परंतु उन्हें अपने आप में मिलाए रखती थी और एक आम सहमति कायम कर लेती थी, जिसके कारण पार्टी एक गठबंधन कायम रखने में सफल सिद्ध हुई। चौथा, गुटों में तालमेल और सहनशीलता। विभिन्न गुटों और हितों में तालमेल पैदा करके उन्हें साथ लेकर चलने में कई बार कांग्रेस को सुलह और समझौते का रास्ता भी अपनाना पड़ा। कांग्रेस की एक विशेषता यह भी थी कि इसमें सहनशीलता की भावना थी। कांग्रेस दल में जब भी किसी प्रश्न या मुद्दे पर विचार होता था तो प्रत्येक सदस्य को अपनी बात कहने का अवसर दिया जाता था और विरोधी विचारों को ध्यान से सुना जाता था। स्वतंत्र भारत की राजनीति के आरंभिक वर्षों में सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दलों में अच्छे संबंध थे। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे विपक्षी पार्टियों का उद्भव। भारतीय राजनीति में आज़ादी के बाद सक्रिय दलों में यदि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया जाए तो सभी प्रमुख विपक्षी दलों का उदय व विकास आज़ादी के बाद हुआ। पहला, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सन 1920 के दशक के शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह कम्युनिस्ट पार्टी उभरी। दूसरा, सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर सन 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया। ये नेता कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तनकामी और समतावादी बनाना चाहते थे। तीसरा, भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ का गठन सन 1951 में हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक व अध्यक्ष थे। जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। जनसंघ के नेताओं में श्यामाचरण मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बरलाज मधोक के नाम शामिल है। चौथा, स्वतंत्र पार्टी। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जमीन की हदबंदी, खाद्यान्न के व्यापार, सरकारी अधिग्रहण और सरकारी खेती का प्रस्ताव पास हुआ। इसी के बाद सन 1959 के अगस्त में स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई। इस पार्टी का नेतृत्व सी राजगोपालचारी, के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा और मीनू मसीनी जैसे पुराने कांग्रेसी नेता कर रहे थे। स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे। इनका मानना था कि समृद्धि सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिए प्राप्त हो सकती है। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि सन 1952 से 1967 की अवधि में भारत की राजनीति में कांग्रेस का वर्चस्व अवश्य था, लेकिन इस समय की राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी थी कि कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दल के नेताओं के बीच मतभेदों के बावजूद आपसी सद्भाव का वातावरण विद्यमान था। लोकसभा में बहस और वाद विवाद का स्तर भी बहुत ऊंचा था। इसी कारण पहले आम चुनाव के बाद नेहरू के नेतृत्व में बने केंद्रीय मंत्रिमंडल में विपक्ष के नेताओं जैसे श्यामाचरण मुखर्जी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी स्थान दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाजवादी विचारधारा से विशेष लगाव था, इसलिए उन्होंने समाजवादी नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण को सरकार में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया था। वर्तमान समय में राजनीति कई बार व्यक्तिगत आरोपों व प्रत्यारोपों के बीच में सीमित हो जाती है तथा राजनीतिक वाद विवाद वास्तविक मुद्दों व समस्याओं से दूर हो जाती है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।